So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to continue the questions of appointment and qualification of director. सी फर्स्ट वीडियो इशू करा था 30 मिनट्स का, सेकंड वीडियो भी 30 मिनट्स का था, बट ना वो सेकंड वीडियो को अपलोड करा देर उसके बाद आ गया कि अनेबल टू प्रीव्यू द वीडियो, पता नहीं क्यों, एंड वो वीडियो मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। वो वीडियो एक अच्छा बना हुआ था, पर खैर वो वीडियो वापस से तो रिकॉर्ड होने से रहा, बट उस वीडियो की लर्निंग जो ऑब्वियस वजह हम करते क्या है कि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका जो इम्पोर्टेंट क्रक्स है वो इम्पोर्टेंट क्रक्स को हम हमारे नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अगर वो चीज़ नोट्स में नहीं दी हुई है तो हमारे, ठीक है। और अगर आप ये PDF यूज़ करते हो तो आपको पहला वीडियो से समझ में आ जाएगा कि हमने किस क्वेश्चन पे और किया था और ये वीडियो हम किस क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप सेल्फ तरीके से कर लेना, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इधर भी रिपीट हो जाए। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। मैसेज ब्राइट मोटर्स जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एट AGM हेल्ड ऑन, जो भी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। एट द AGM हेल्ड ऑन 30 सितंबर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया 3 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 2 अक्टूबर उसको हार्ट फेलियर हुआ, 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो बोर्ड ने अपॉइंट किया 16 अक्टूबर को प्रतीक को, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपॉइंटमेंट प्रतीक का 3 साल के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसका 3 साल का था, तो अपॉइंटमेंट प्रतीक का 3 साल की, तो ये गलत है। इसका टेन्योर तो हमको पता है। टेन्योर क्या है? टेन्योर वॉज द पीरियड, ठीक है। तो टेन्योर रहेगा वो पीरियड, ठीक है, इन विच ओरिजिनल डायरेक्टर वुड हेल्ड द ऑफिस। तो ये 3 साल में तो गड़बड़ी लग रही है, तो एक बार ये देख लेते हैं अपन आंसर में, फिर अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रतीक जो है कॉन्ट्रावेंशन में तो है, मतलब हमने पकड़ा तो ये आया कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रतीक कॉन्ट्रावेंशन में तो है। और टेन्योर में क्या लिख के रखा है कि डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज़ अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस, ठीक है, इफ़ ही हैड नॉट बीन वेकेटेड। तो डायरेक्टर जिसकी प्लेस में अपॉइंट हुआ है वुड हैव हेल्ड ऑफिस, डायरेक्टर वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ़ ही इज़ नॉट वेकेटेड, ही हैड नॉट बीन वेकेटेड। चलो देखते हैं। सब्सिक्वेंटली एट द AGM हेल्ड ऑन, ठीक है, प्रतीक अपॉइंटमेंट वॉज नॉट प्रपोज एंड अप्रूव्ड एज द बोर्ड वॉज ऑफ व्यू दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि जो AGM था, मतलब कि 2 साल बाद जो AGM था उसके अपॉइंटमेंट को प्रपोज नहीं किया गया, वॉज नॉट प्रपोज और अप्रूव्ड। तो सपोज कर देखो ना, इसमें अपॉइंटमेंट जो है 16 अक्टूबर को करा और अक्टूबर के बाद तो अगले साल, ठीक है, सितंबर 18 में, ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट को प्रपोज नहीं करा या अप्रूव नहीं करा। तो देखो यार, हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग होती है उसमें अप्रूवल चाहिए रहता है। अब तुम्हारी जनरल मीटिंग कब हो रही है? अगले साल हो रही है, राइट, ठीक है। तो ठीक है, अगर फिर हमको ये लिखना पड़ेगा कि अगर ये ही इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग है तो ठीक है, इधर अप्रूव होना था, पर जो है अपॉइंटमेंट को वैसे भी अप्रूव नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का ये व्यू था कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है अप्रूवल की। तो देखो बोर्ड तो वैसे भी गलत है, ठीक है, अप्रूवल तो चाहिए रहेगा। तो आप पहले अपॉइंट करते हो तो पहली चीज़ तो आपका अपॉइंटमेंट में आपका टेन्योर तो सबसे पहले फिक्स ही रहता है, ठीक है। द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज़ अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ़ ही हैज़ नॉट बीन वेकेटेड, ठीक है। एंड देन उसने अपॉइंट किया और सब्सिक्वेंट अप्रूवल इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग में होता है। तो बोर्ड ने कॉन्ट्रावेंशन किया गया प्रोविजन का, तो हाँ, एक तो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एक कॉन्ट्रावेंशन है, ठीक है, और ये जो बोल रहे हैं कि अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है तो ये एक कॉन्ट्रावेंशन है। आंसर तो हम देख ही चुके हैं। और हाँ, ये जो हमने पर्टिकुलर जो एक्सट्रैक्ट था कि डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज़ अपॉइंटेड, ठीक है, वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ़ इट हैड नॉट बीन वेकेटेड, तो ये सेंटेंस अच्छा है, ठीक है, उसको अपन ने ले लिया इधर नोट्स में। अगला है कि 2 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ XYZ वो रिटायर बाय रोटेशन। देखो रिटायर बाय रोटेशन मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर की जो 2 वैकेंसी थी ना, ठीक है, उसको फील्ड अप भी नहीं करा मीटिंग में। चलो मीटिंग में फील नहीं करा, बट मीटिंग में ये भी नहीं बोला नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल वैकेंसी। चलो तुमने अगर नहीं करा तो तुम ये बोलोगे ना कि नॉट टू फिल वैकेंसी, पर तुमने बोला ही नहीं, तो ऐसे केस में जो है एडजन हो गई मीटिंग। अब एडजन हो गई टू द लेटर डेट, नीदर प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर वुड बी फिल्ड अप। मतलब कि एडजन मीटिंग में भी ना तो रिटायरिंग डायरेक्टर की प्लेस जो है फिल हुआ
उसकी प्लेस, और मीटिंग भी जो है एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं हुई नॉट टू फिल दी वैकेंसी। तो ऐसे केस में तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है, पर वो पुद्रा वाला केस नहीं होता जिसमें पुट एंड लॉस हो जाता है, अनविलिंगनेस अगर शो कर दी है, डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है। तो देखो ये सब नोट्स में है, ठीक है। और रिजोल्यूशन अगर आपने पास नहीं किया और एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब 162 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, राइट। तो क्या है, वेदर इन सच ए सिचुएशन रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम टू हैव बीन रीअपॉइंट। तो हाँ, ठीक है, व्हाट विल बी योर आंसर, अगर एडजन मीटिंग में रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया तो डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। चलो, वेदर साइड डायरेक्टर कैन कंटिन्यू इन केस ऑफ डायरेक्टर डू नॉट कॉल्ड एजीएम, के डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे तो नहीं, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड, ठीक है। तो अगर रिटायरिंग डायरेक्टर को रिटायर होना है, ठीक है, और डायरेक्ट और एजीएम नहीं हुई, तो देखो ऐसा है, एजीएम नहीं हुई और एजीएम कॉल करने की जिम्मेदारी तो डायरेक्टर की होती है। मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्टर जानबूझ के एजीएम नहीं करवाए ताकि रिटायरिंग डायरेक्टर जो है एजीएम तक चले, इसलिए प्रोविजन आया कि रिटायरिंग डायरेक्टर को तो रिटायर होना ही पड़ेगा लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड। क्योंकि अगर ये डायरेक्टर को रिटायर करना है तो डायरेक्टर अपनी ही गलती का एडवांटेज नहीं उठा सकता। तो यही हमने एक्सट्रैक्ट इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन करा था, जिससे हमने उठाया था कि कॉलिंग ऑफ द एजीएम जो होता है वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर की। तो अगर उसने ओमिट करा है, वो एजीएम नहीं बुला पाया है, तो इसका एडवांटेज वो नहीं ले सकता, अपने ही फॉल्ट का एडवांटेज नहीं ले सकता। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर की जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो एक्सटेंड नहीं होगा और उसे जो है अपना टेन्योर ओवर करना पड़ेगा ऑन द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो बॉश एंड लॉरेंस लिमिटेड है, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप इक्विटी कैपिटल है। रॉबर्ट देखो अनलिस्टेड कंपनी है। अब ऐसे केस में 10-50-100 देते हैं, उसको अपॉइंट किया रॉबर्ट को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 29 नो को करा और 1 साल के लिए करा, ठीक है, 3 साल का मैक्सिमम पीरियड होता है। अगेन ही वॉज सब्सिक्वेंट रीअपॉइंटेड, ठीक है, एजीएम में अगेन ही वॉज अपॉइंटेड इन द सब्सिक्वेंट एजीएम, और जो अगले साल हुई, ठीक है, फिर वापस 2 साल के लिए अपॉइंट हुआ और ये सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म थी। तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना था, एग्जामिन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट दैट ही कैन बी अपॉइंटेड, ठीक है, इन एजीएम टू बी हेल्ड ऑन सितंबर 18। तो क्या उसको अगेन अपॉइंटेड, क्या इसको वापस से अपॉइंट कर सकते हैं क्या? तो भाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टोटल जो है 2 बार आपका रीअपॉइंटमेंट एक बार हो चुका है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक हो सकता है और एक कंसेक्यूटिव टर्म में मैक्सिमम 3 ईयर रहते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 3 ईयर, ठीक है, सॉरी, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, और 1 कंसेक्यूटिव टर्म का मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर होता है। देखो रॉबर्ट जो है कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट द एजीएम इन केस द पर्सन कंप्लीटिंग कंसेक्यूटिव टर्म फॉर लेस देन 10 ईयर। देखो एक टर्म होता है 5 साल का, मैं 3 साल बोला था, वो स्मॉल शेयर होल्डर में होता है, एक टर्म होता है 5 साल का, ठीक है, और 2 टर्म से ज़्यादा आप अपॉइंट नहीं कर सकते, तो ये 10 साल हो जाता है। पर सी हम 2 टर्म देखते हो, मैक्सिमम 10 साल देखते हैं, ठीक है। अब सिर्फ 10 साल ही नहीं देखते, तो इधर जो है वो 2 टर्म और हो गया। तो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड ऑफिस, ठीक है, फॉर एक टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो ऑफिस, वो मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है, पर वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। पर हाँ 2 टर्म से आता वो अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर MCA का जो भी आ गया ये, तो एक टर्म अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब कि कल को एक टर्म 1 साल का रहा तो ये नहीं बोल सकते आप कि मेरे तो 5 साल पूरे ही नहीं हुए। तो ऐसे केस में ना मैं अगले साल अगली बार कभी मैंने 4 साल के लिए भी अपॉइंट किया ना, तो मेरा जाके 1 टर्म ही होगा। तो ये बेवकूफ़ी है, आपका 1 टर्म उधर फिर 1 साल का ही हो गया, तो आपके 2 टर्म खत्म हो गए हैं, और भले ही आपके 10 साल पूरे नहीं हुए, पर आपके 2 टर्म तो खत्म हो गए ना, तब वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। और इसके लिए तो नोट्स में बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये सब नोट्स में है। चलो, प्रमोटर ऑफ फ्रंटलाइन एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, स्ट्रेंथ 11 है। दे ऑल्सो प्रपोज टू मेक MD होल टाइम डायरेक्टर एज डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मतलब कि भाई अपन जो बोलते हैं ना 11 में से 2 तो उसने पहले ही हटा दिए, नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। पहले तो आप पहले करो, देखो समझो 11 का एटलीस्ट 2/3 निकालो, तो देखो 11 में से जो है हमारे 8 रोटेशनल डायरेक्टर है, तो 3 नॉन रोटेशनल है और 8
का 1/3 2.6, तो 3 जो है रिटायरिंग है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, तो वो आएगा 3, डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब देखो हाउ मैनी ऑफ द रिमेनिंग डायरेक्टर विल हैव टू रिटायर बाय रोटेशन, तो ठीक है इसकी बात अपने कर ली 3, तो डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन वो भी 3 है और रिटायरिंग डायरेक्टर भी 3 है। अब फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ सर्टन नॉमिनेशन वर रिसीव, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ नॉमिनेशन आए लोगों के, ठीक है, तो नॉमिनेशन वर रिसीव टू नॉमिनेट कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, वन ऑफ द नॉमिनेशन वॉज रिजेक्टेड बाय डायरेक्टर एज इट वॉज रिसीव्ड आफ्टर सेंडिंग नोटिस ऑफ AGM, तो मैंने AGM का नोटिस भेज दिया, ठीक है, उसके बाद नॉमिनेशन आया और नॉमिनेशन की जो वर्किंग आवर्स है, जो लास्ट वर्किंग आवर्स है, तो उसके लास्ट वर्किंग आवर्स के बाद रिसीव हुआ और मैं AGM का नोटिस दे चुका था, ठीक है। तो ऐसे केस में डायरेक्टर सही ही है कि आपको कम से कम 14 दिन का नोटिस देना है, और अगर आपने जो है लास्ट डे के बाद ही आप दे रहे हो तो ऐसे केस में तो फिर नहीं हो पाएगा, आपका जो है नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा। अब कैन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंपनीज डायरेक्टर टू 18, ठीक है, आर्टिकल अमेंड करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन उनको पास करना पड़ेगा, पर सिंगल रिजोल्यूशन से सी एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड जो है बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, और हाँ एक रिजोल्यूशन से एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, पर वो बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं। पर अगर यही सब चीज़ें जनरल मीटिंग में करने की होती है तो ऐसे केस में रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन, एक यूनानिमस रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन चाहिए रहता है, एंड देन उसके बाद जनरल मीटिंग में OR पास होता है, तब जाके एक रिजोल्यूशन में आप 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 18 तक जा सकते हैं, बस आर्टिकल अमेंड करके आप स्पेशल रिजोल्यूशन एक पास कर देना आर्टिकल अमेंड करने का। देखो तो क्या लिखा, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर इट कैन डू सो बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। तो बिफोर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बट दिस अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी डन, ओके, इन्होंने ये बोला है कि सिंगल रिजोल्यूशन से नहीं होगा, पर अनलेस फर्स्ट एग्रीड, वो रिजोल्यूशन बाय ऑथराइजेशन का जो मैंने आपको बोला। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि कंपनी को अगर अपॉइंट करना है 15 डायरेक्टर से ज़्यादा तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, बट बिफोर यहाँ ठीक है, ओके, आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन की पहले आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे तब जाके ही होगा। एंड दिस अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी डन थ्रू सिंगल रिजोल्यूशन, पर पता नहीं ये क्यों बोला है कि ये सिंगल रिजोल्यूशन से नहीं होगा। ईच डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय सेपरेट रिजोल्यूशन अनलेस, कभी मीटिंग में ही ये एग्री हो गए हैं, ठीक है, अनलेस द मीटिंग फर्स्ट एग्री दैट द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय सिंगल रिजोल्यूशन एंड नो वोट हैज़ बीन कास्ट अगेंस्ट, मतलब कि रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन जिसमें कोई भी वोट अगेंस्ट में नहीं है, अगर उसमें डिसाइड हो गया है कि उस रिजोल्यूशन से एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट होंगे तो अगले जब जनरल मीटिंग में OR पास होगा तो उसमें रिजोल्यूशन से हम एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। पर पॉइंट ये है कि ये सिर्फ जनरल मीटिंग में होता था, बोर्ड मीटिंग में तो आप एक से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हो एक ही रिजोल्यूशन में। तो ये जो इन्होंने आंसर लिखा है ये थोड़ा सा डाउट में लग रहा है कि इन्होंने एडिशनल डायरेक्टर में ये क्यों बोला कि कॉन्टामिनेशन हो जाएगा, इधर तो आप कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लैंग्वेज में किस तरीके से घुमाया, ये बोल रहे हैं 11 से 18 पे जाना है, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ 11 से 18 बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर थ्रू पासिंग सिंगल रिजोल्यूशन। अब देखो एक रिजोल्यूशन में क्या एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, तो इधर ये जो एडिशनल डायरेक्टर्स इन्होंने बोले ना, ये एडिशनल डायरेक्टर्स 161(1) वाले नहीं बोले, ये मैथमेटिकली वाले एडिशनल बोले हैं। मतलब ये एडिशनल डायरेक्टर 161(1) वाले नहीं, ये ऐड कि 11 से 17 पे जाना है तो क्या 7 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं सिंगल रिजोल्यूशन से, तो हाँ कर सकते हो। एक रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास होगा, देन जनरल मीटिंग में OR पास होगा। मुझे ये लग रहा था कि ये 7 एडिशनल डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161(1) की बात कर रहे हैं, तो फिर इसलिए मैंने बोला था कि रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन की ज़रूरत क्यों है, आप डायरेक्ट ही अपॉइंट करो। तो देखो वो चीज़ जो हमने जहाँ पे हमने लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन में दिक्कत करी, वो चीज़ हमने इधर लिख दी है ताकि जब हमको मिलेगा ये क्वेश्चन, जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ें देखेंगे, राइट। तो VGP लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है। अब देखो जैस्मिन जो प्रमोटर है, देखो VGP और PDS, अब जैस्मिन तो PDS की प्रमोटर है और PDS क्या है, VGP का JV है, ठीक है। तो वहाँ की प्रमोटर को VGP में वुमेन डायरेक्टर बनाया, ठीक है।
OVGB हैज़ द, ठीक है, फॉलोइंग प्रपोजल कि आप रिमूव करो Z को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु वॉज रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म, ठीक है। अपॉइंट करो एक नॉमिनी डायरेक्टर को इन द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अपॉइंट करो जैस्मिन को, जो वुमेन इंडिपेंडेंट का वुमेन डायरेक्टर है, ठीक है। तो वुमेन डायरेक्टर भी हो जाएगी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो जाएगी। तो वैलिडिटी ऑफ अबव प्रपोजल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, तब समझो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसके डायरेक्टर को, होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर को या जेवी के प्रमोटर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। वुमेन डायरेक्टर में आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको एज एन इंडिपेंडेंट कम वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो पहले देखो इंडिपेंडेंसी के क्राइटेरिया में अफेक्ट हो रहा है क्या। अपन ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जो सामने वाला जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं वो कैश कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, इसका प्रमोटर नहीं होना चाहिए। इधर तो जेवी का प्रमोटर है तो कायदे से जेवी चल जाना चाहिए, मतलब कि इधर अपॉइंटमेंट चलेगा। तो देखो सही है, ये एलिजिबल है क्योंकि इधर जेवी कवर नहीं है। आप देखो वेदर मिस्टर एन कैन बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो क्या एन जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो क्या इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हमने पढ़ा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता। तो देखा है, लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी, ठीक है। इधर बात ही खत्म हो गई। और क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, इनको नहीं मिलता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, AB लिमिटेड एक अनलिस्टेड है तो पेड अप इक्विटी कैपिटल 20 करोड़, 10, 50, 100, तो पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया पूरा हुआ, 100 का भी क्राइटेरिया पूरा हो गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 13 है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे तो 2, अनलिस्टेड है तो 2। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो लिस्टेड हो तो 1/3, 13 का 1/3 कितना, तो एटलीस्ट 4.33 मतलब 5, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो सी। ABC लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है यार, ठीक है, जाने खाएंगे वो। हाँ, 1 सेकेंड शांति। तो देखो ABC लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर 50 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है। टोटल शेयर होल्डर जो है 20,000 है, ठीक। ये स्मॉल शेयर होल्डर का लग रहा है, फॉर होल्डिंग शेयर नॉमिनल वैल्यू लो, स्मॉल शेयर होल्डर है, ठीक है। ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर ने अप्लाई किया, 1500 स्मॉल शेयर होल्डर ने 1000 के तो ऊपर ही है ना, ठीक है। तो प्रपोज़ किया एक्स को, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर क्या है कि एक स्पेशल नोटिस देंगे ये। तो देखो समझो, तो देखो प्रोसीजर क्या है कि स्मॉल शेयर होल्डर जो है स्पेशल नोटिस देंगे, या तो लिस्टेड कंपनी ऑन इट्स ओन भी अपॉइंट कर सकता है, पर इधर देखो स्मॉल शेयर होल्डर ने एक स्पेशल नोटिस दिया विद स्टेटमेंट। स्पेशल नोटिस के लिए क्राइटेरिया क्या है कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इन्होंने तो चलो ठीक है, आपको एटलीस्ट 14 डेज़ का आपको नोटिस मिलेगा जिसमें सारे स्मॉल शेयर होल्डर की साइन होगी, ठीक है, और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट भी होगा। पर नोटिस के अंदर कंटेंट क्या रहेगा कि नेम, एड्रेस, कितने वो शेयर्स होल्ड करते हैं, ये स्मॉल शेयर होल्डर्स के भी रहेंगे और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के भी रहेंगे। और साथ ही साथ जो है एक स्पेशल एक स्टेटमेंट भी आएगा। स्टेटमेंट क्या आएगा कि डिन होल्ड करते हैं, डिक्लेरेशन दे दिया है, ठीक है। तो डिन होल्ड करते हैं वो डिसक्वालीफाइड नहीं है, एंड कंसेंट दे दिया है फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब कि मैं डिसक्वालीफाइड नहीं हूँ, मेरे पास, मैं डिसक्वालीफाइड नहीं हूँ और मैंने कंसेंट दे दिया है फॉर अपॉइंटमेंट, एंड मेरे पास दिन भी है, ठीक है। फिर जो है कंपनी में अपॉइंट, और टेन्योर जो है वो 3 साल का रहता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि पूरा क्राइटेरिया दे दिया, और ये भी बोला है कि उनको सुओ मोटो अपॉइंट करना है तो वो भी अपॉइंट कर सकते हैं, और 14 डेज़ का नोटिस जाता है, ये भी हमने बोल दिया। और साथ ही साथ जो है ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को नॉमिनेट करते हैं, स्टेटमेंट जाता है। तो ये सारी प्रोसीजर थी, ये जो हमने बात करी है। वॉट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू हिज मिस्टर एक्स स्टेटस, मतलब कि मिस्टर एक्स का स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू हिज स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड व्हाट एक्सेप्शंस आर अवेलेबल। तो क्या बोला गया है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अगर वो क्राइटेरिया पूरा करता है। सी क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर,
ठीक है। एंड व्हाट एक्सेप्शन आर अवेलेबल टू हिम इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट। तो अपन ने क्या समझा कि प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी रहेगा अगर वो फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट 149(6) की, ठीक है, और उसने डिक्लेरेशन दे दिया है 149(7) में, राइट। तो फिर ठीक है, अपन ने ये बोल दिया है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो रोटेशनल डायरेक्टर, नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ये रहेगा। और तो नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, एंड इनका टेन्योर 3 साल का रहेगा। और ये जो है एक्सपायरी ऑफ द टर्म पे रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। देखो अपॉइंटमेंट हो रहा है तो देखो ये नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी 3 साल के लिए है, उनका रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा। ओके, मिसेस सिंगल और डायरेक्टर ऑफ XYZ, वो सिंगापुर गया 6 महीने के लिए। सी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था ना, वो सेकंड पार्ट को देखो मैंने इधर रख दिया है, ठीक है। क्या इस टाइप से क्वेश्चन है तो हमें जो है किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। जैसे कि व्हाट प्रोविजन रिलेटिंग टू स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर उसने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करा और उसने कंसेंट दे दिया है 149 सब सेक्शन 7 में, तो ठीक है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएगा। एक्सेप्शन में ये है कि ये रोटेशनल डायरेक्टर नहीं रहेगा और 3 साल तक के लिए अपॉइंट होगा और रीअपॉइंट भी नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन में मिस्टर सिंगल जो है डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड का, वो सिंगापुर गया 3 महीने के लिए, तो अल्टरनेट डायरेक्टर वो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। पर जो मिस्टर रिप्लेसमेंट है वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है XYZ में, तो आप डायरेक्टर हो तो आप अल्टरनेट डायरेक्टर थोड़ा ना बन सकते हैं। तो यही है कि मिस्टर रिप्लेसमेंट शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर। ओके, CTC लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, कंपनी का जो है टर्नओवर 300 करोड़ है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि CTC एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, टर्नओवर 300 करोड़ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस, ठीक है, मैक्सिमम 40,000। देखो तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर भी अपॉइंट होना था क्योंकि क्राइटेरिया तो इन्होंने पूरा करा है, ठीक है। तो 60 डायरेक्टर है ऑडिट कमेटी में, और ऑडिट कमेटी में तो क्या होता है कि मेजॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये तो जो है लग ही नहीं रहा है ये अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन के, ये तो मीटिंग का पूरा लग रहा है। तो 7 में से कम 4 तो इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए, ठीक है। तो श्री PKV जो वर्किंग एज फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के देखो एक CTC लिमिटेड की बात हो रही है अभी, तो जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द कंपनी वॉज डेजिग्नेटेड, ठीक है। तो श्री जो है वो CFO है, राइट, जो रिटायर हो गया 31 मार्च 2016 को, ठीक है। उसको मंथली पेंशन भी मिल रही है 80,000 कंपनी से, और इट इज़ प्रपोज टू अपॉइंट PKV इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है। तो वो तो गए और PKV को अपॉइंट किया, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज करी सीटिंग फी 50,000। तो 50,000 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, 30,000 वुमेन डायरेक्टर की। तो देखो वुमेन डायरेक्टर को दिक्कत हो जाएगी ये बोलते हुए कि यार मेरी नॉर्मल डायरेक्टर से कम क्यों है सिटिंग फीस, तो ये 30,000 वुमेन डायरेक्टर का समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, पहले तो ये बताओ PKV एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखो 6 डायरेक्टर में वैसे भी मेजॉरिटी 4 होती है, ठीक है। तो PKV को तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही था, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट का वो जो क्राइटेरिया वो तो पूरा कर ही दिया इन्होंने। पर समझो PKV जो है फिनेंशियल एडवाइज़र थे, वो CFO थे, वो सर्विस से रिटायर हुए और फिर उनको ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो देखो यही 149(6) का जो क्राइटेरिया है कि पर्सन जो KMP है कैश में और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि ये फाइनेंशियल ऑफिसर थे, अगर आप देखो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, ठीक है। CFO थे तो CFO तो KMP हो गया। तो ऐसे केस में जो है बनती बात है कि आप फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। सिटिंग फीस की बात करें तो वुमेन डायरेक्टर को दिक्कत होगी, ठीक है। तो वुमेन डायरेक्टर की फीस शैल नॉट बी लेस देन 50,000, तो उसको 30,000 से 40,000 करो, मतलब कि शैल नॉट बी लेस देन 40,000 जो अपन ने बात कर ली थी। सिटिंग फी फिक्स करना 50,000 इंडिपेंडेंट की, वुमेन की 30,000, तो ठीक है वुमेन को आप 40,000 करो, बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की 50,000, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस है वो नॉर्मल डायरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो चलेगा। मिनिमम नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम कितने चाहिए ही चाहिए, तो कायदे से जब 6 लोग हैं आपके सर, फिर आप अपॉइंट करो, मतलब कि तो 7 हो जाएंगे, तो 7 में कम से कम 4 तो होने चाहिए। देखो 6 भी होते तो भी 4 होने चाहिए थे, तो आपको 7वां एक अपॉइंट करना ही पड़ेगा, चौथा मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है।
क्योंकि ऑडिट कमेटी में 7 डायरेक्टर है, क्योंकि 6 तो है ही नहीं, एक रिटायर होकर एक आ ही रहा है, तो ऐसे केस में 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे। पर अगर ऑडिट कमेटी नहीं होती तो सिंपल सी बात है, फिर ऐसे केस में तो अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिस्टेड है तो 1/3। मैक्सिमम सिटिंग फीस डायरेक्टर को जो दे सकते हैं वो 1 लाख दे सकते हैं सिटिंग फीस, और एडजन बोर्ड मीटिंग की सिटिंग फीस सेपरेट नहीं होगी, वो ये बोर्ड मीटिंग के लिए रहेगी सिर्फ। पर अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होता CTC लिमिटेड, क्या आपका एडवाइस इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ PKB एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चलता? तो तो अगर गवर्नमेंट कंपनी होते भी तो भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अपॉइंट हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें ऐसा थोड़ी ना बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी को एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट कंपनी भी होता तो भी सेम हालत होती। एक चीज़ जो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर में एक चीज़ अमेंड करनी है कि जो 1 लाख है, ठीक है, ये 1 लाख जो है बोर्ड मीटिंग के साथ कमेटी मीटिंग में भी आता है। क्या लिखा हुआ है? शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपी पर मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमेटी देयर ऑफ, राइट। तो कमेटी की मीटिंग हो तो 1 लाख, जनरल मीटिंग की बात नहीं कर रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, मिस्टर बॉन्ड एंड जेम्स अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड लिमिटेड एट द AGM 30 सितंबर में AGM थी, और सिंगल रिजोल्यूशन जैसे अपॉइंट हुए, ठीक है, तो क्या पॉसिबल है टू अपॉइंट डायरेक्टर? तो सी इट इज़ पॉसिबल टू अपॉइंट डायरेक्टर्स बाय सिंगल रिजोल्यूशन। फर्स्ट देयर शुड बी अ रिजोल्यूशन ऑफ ऑथराइजेशन जहाँ पर नो वोट कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। तो जो रिजोल्यूशन बाय ऑथराइजेशन है, सी क्या लिखा हुआ है कि जनरल मीटिंग में अ मोशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन एक सिंगल रिजोल्यूशन से वो मूव नहीं हो सकता, जनरल मीटिंग में मूव नहीं हो सकता अनलेस अ प्रपोजल टू मूव सच मोशन, पहले उस मोशन के मूव करने का प्रपोजल एग्री हो एट अ मीटिंग विदाउट एनी वोट कास्ट अगेंस्ट। मतलब कि सबसे पहले रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास होगा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन मूव इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अबव, तो अगर आपने रिजोल्यूशन मूव करा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अबव तो ऐसे केस में वॉइड हो जाएगा। तो आप सिंगल रिजोल्यूशन में अपॉइंट नहीं कर पाओगे अगर आपने जो है रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास नहीं करवाया तो देखो, जब तक क्वेश्चन में रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन मतलब कि एक जो ऑथराइजेशन का रिजोल्यूशन के बारे में बोला नहीं गया हो, तब तक ये मानो कि ये पास नहीं हुआ है, और डायरेक्ट ये जो है सिंगल रिजोल्यूशन से जो है डायरेक्टर्स एक से ज़्यादा को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। देखो तो अभी अपन क्या समझे, अपन ये समझे कि क्वेश्चन में अगर ऐसा देखे रखे कि सिंगल रिजोल्यूशन से पास हुआ, तब तो ये बोलना पड़ेगा कि नहीं रिजोल्यूशन वैलिड है, लेकिन रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन पास होना करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में देके रखा है कि एक रिजोल्यूशन से एक से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट किया और किसी ने इसका विरोध नहीं किया, मतलब कि नो ऑब्जेक्शन वॉज मेड टू द रिजोल्यूशन। सी किसी ने इसका विरोध नहीं किया माना, बट दैट डजेंट मीन कि हमको रिजोल्यूशन बाय ऑथराइजेशन पास करने की ही ज़रूरत नहीं है, आपको रिजोल्यूशन बाय ऑथराइजेशन तो पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर भले किसने इसका विरोध नहीं करा, तो सी समझो अगर जो है सिंगल रिजोल्यूशन से पास हुआ, क्वेश्चन में ऑथराइजेशन का नहीं बोल के रखा है, तो रिजोल्यूशन फिर भी इनवैलिड है। सिंगल रिजोल्यूशन से पास हुआ और फिर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा तो भी रिजोल्यूशन इनवैलिड है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, देन इसके बाद जो है अगले जो 14 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ओवर कर देंगे, ठीक है। सी द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कंप्राइज ऑफ, ओके यार ये बहुत बड़ा गंदा क्वेश्चन है, इसको तो मैंने इनफैक्ट मार्क भी करके रखा हुआ है, इसको तो मैंने अलग से डायग्राम भी बना के रखा है। सी चलो ये है इसका डायग्राम, क्या है ABCDEFG, ठीक है। तो इन 7 में से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है। लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 होने थे, 4 इंडिपेंडेंट होने थे, तो सिर्फ 3 ही है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट द वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ मिस्टर D एंड E। अब D और E गए तो हो गए 5, और 5 में से बचे 2, फिर भी आपको एक तो अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये इस पर क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन आएगा। तो देखो समझो, ये अब इसके रिस्पेक्ट में हमको आंसर करना है, तो आपको एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट हो, तब जाके जो है 6 में से 3 रहेंगे, इनफैक्ट तब भी 6 में से 3 रहेंगे। पर सी ये है लिस्टेड कंपनी, 6 में से 1/3 होता है 2, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपका जो है 1 सेकेंड 60 डायरेक्टर में से अगर 2 काम होते तो 5 होते हैं, और 5 में से 2 इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो 5 डिवाइड बाय 3 1.66 मतलब 2, मतलब क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है, मतलब किसी को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है।
पर देखो एक चीज़ और समझनी पड़ेगी जो हम जब भूल गए कि इसमें एक लड़की है, जो ई है ना वो लेडी है, तो लेडी चले गई। और लिस्टेड कंपनी में तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन, एक वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, राइट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम बात करें तो वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए, तो ऐसे केस में एक वुमेन डायरेक्टर को होना ही पड़ेगा। तो भले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इन बोर्ड। फिर एक चीज़ ये भी आती है कि जब वैकेंसी हुई है तो इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज़ लेटर, तो इंटरमीडिएट वैकेंसी जो है आपको ये फिल करनी पड़ेगी वुमेन डायरेक्टर की। मतलब कि क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, इन सब की बात हो जाती है, ठीक है, हमको ये सब देखना पड़ता है। अगला ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सुपरवुड लिमिटेड के डिसाइडेड टू अपॉइंट ऑन इट्स बोर्ड रमाकांत को एज नॉमिनी, और एक बैंक के रिक्वेस्ट पे। तो देखो बैंक की रिक्वेस्ट पे है तो ये स्पेशल एक्ट हो गया, तो ऐसे केस में ये रोटेशनल डायरेक्टर में नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में ही नहीं आएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी डू नॉट कॉन्फर्ड अपॉन द बोर्ड एनी सच पावर। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कोई कॉन्फर्म नहीं करा है बोर्ड को एनी सच पावर, एंड देयर इज़ नो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड बैंक। सी क्या लिखा हुआ है कि नॉमिनी डायरेक्टर बैंक की रिक्वेस्ट पे एक अपॉइंट हुआ, ठीक है, और विच हैज़ एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंपनी, मतलब कि बैंक ने जिसने असिस्टेंस दिया है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कुछ कन्फर्म नहीं करा है बोर्ड के ऊपर, और कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं इनके बीच में। पर इसके पहले क्या लिखा हुआ है कि जो अथर्व डायरेक्टर है जिसने रिज़ाइन किया है आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द कंपनी, तो उसने रिज़ाइन किया, ठीक है, नोटिस दिया कंपनी को और कॉपी फॉरवर्ड करी एक रजिस्ट्रार को, ठीक है, कंपनी से जो है वो करके रिज़ाइन करके रजिस्ट्रार को दिया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। कंपनी फेल टू इंटीमेट अबाउट द रेजिग्नेशन। सी देखो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर में ऐसा है कि जब ऑडिटर का सीन होता है तो वो ADT 3 जाता है, पर डायरेक्टर में ऐसा है कि आपको कंपनी को बताना है और रजिस्ट्रार को बताना है, वही जो नोटिस है वो फिजिकल नोटिस होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि सामने वाले ने जो है एक कॉपी फॉरवर्ड की रजिस्ट्रार को, और कंपनी ने इंटीमेट नहीं किया रजिस्ट्रार को। सी डायरेक्टर का एक स्टैट्यूटरी राइट है कि वो एक नोटिस देगा कंपनी को और रजिस्ट्रार को भी देगा, ठीक है। फिर कंपनी जो है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, 30 दिन के अंदर रिसिप्ट ऑफ रेजिग्नेशन के। तो सी डायरेक्टर ने तो कंपनी को भी दिया, ठीक है, और रजिस्ट्रार को भी दिया। तो समझो 1 सेकेंड, डायरेक्टर में रिज़ाइन, ठीक है, पर एक राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा, और कंपनी शेल जो है 30 दिन में फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेंगे। वो जो डायरेक्टर है वो कॉपी भी फॉरवर्ड करेगा और एक डिटेल्ड रीज़न के साथ रेजिग्नेशन की कॉपी फॉरवर्ड करेगा अलॉन्ग विद डिटेल्ड रीज़न फॉर रेजिग्नेशन, ठीक है, टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। डेट ऑफ रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रार को भी देगा। और रेजिग्नेशन का जो इफ़ेक्ट रहता है, वो रेजिग्नेशन का इफ़ेक्ट क्या रहता है कि डेट जो रेजिग्नेशन में लेटर में दे के रखी है और जब रेजिग्नेशन आपको रिसीव हुआ, ठीक है, तो एक डायरेक्टर है उसने रिज़ाइन किया, कंपनी को नोटिस दिया और रेजिग्नेशन का फॉर्म दिया। अगर कंपनी फेल टू इंटीमेट टू अथर्व टू ROC, इवन देन द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर अथर्व जो है वो टेक इफेक्ट होगा, क्योंकि जो है कंपनी की गलती है ये। मतलब कि ये सारे एक्ट कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, कभी कंपनी रजिस्ट्रार को नहीं बता पाया, दैट डजंट मीन कि रेजिग्नेशन इफेक्टिव नहीं होगा। अब फिर वही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि टू अपॉइंट ऑन इट्स बोर्ड एक नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बैंक, पर बाद में पता चला कि कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर नहीं है, ना तो जो है उसमें बाकायदा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। तो एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल। सी हमने पढ़ा है कि जब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड पार्टी जब भी अपॉइंट करती है बोरोर कंपनी को, तो बोरोर कंपनी एटलीस्ट जो है ऑथराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए। अब ये बोल के रखा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ बोल के नहीं रखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू नॉट कॉन्फर अपॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फिर बोर्ड कैसे अपॉइंट कर सकती है नॉमिनी डायरेक्टर? समझो, बोर्ड जो है अगर AOA से परमिशन मिले तो वो अपॉइंट कर सकती है, और उसके बाद भी जो है इन्हीं सिचुएशन में अपॉइंट कर सकती है। क्या? नाग एन से क्या है? डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूट एज पर द लॉ, ठीक है। तो डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूट एज पर द लॉ, तो नॉमिनेटेड डायरेक्टर या
एग्रीमेंट हो किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, या तो नॉमिनेटेड डायरेक्टर या एग्रीमेंट हो, ठीक है। देखिए कि इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करेगा कि आप इसको अपॉइंट कर लो, या तो एक एग्रीमेंट में ही एंटर हो गए थे कि इसको अपॉइंट करना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, जी से क्या है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, किसी गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो एक होता है कि नॉमिनेट करना है तो हम चूज़ करेंगे, ऐसे कैसे फिर कंपनी चूज़ करेगी किसको अपॉइंट करना है। एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है गवर्नमेंट कंपनी ने बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग अपॉइंट किया हो। पर जो भी हो, आर्टिकल से परमिशन तो चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल से वो पावर तो चाहिए, नहीं है तो आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये है कि आपको नॉमिनेटेड हो, एग्रीमेंट हो, गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग अपॉइंट कर रहे हैं तो आप अपॉइंट करो, पर साथ ही साथ आपको एओए से पावर मिलना चाहिए। मतलब एओए से पावर मिलने के बाद भी नाग होना चाहिए। इस क्वेश्चन में मानो चलो एओए से पावर मिल जाता, ठीक है, पर इनका तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो जब एग्रीमेंट नहीं है तो आप कैसे अपॉइंट कर सकते हो, फिर नहीं होगा अपॉइंट। नाग में से कुछ तो एक हो तब तो जाके बोर्ड अपॉइंट करेगा। सी अब उसके बाद कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, वो तो हमको नहीं करने, ठीक है। तो ये देखे शायद तक एमसीक्यूज ना, ये हम एमसीक्यू वाली सीरीज़ में कर चुके हैं, वही सारे ही एमसीक्यूज है। सी तो अब जो क्वेश्चन बचते हैं वो सिर्फ 2-4 ही बचते हैं, तो हम जो है इसको ख़त्म ही करते हैं फिर। तो 12, 13 और 14 सिर्फ 3 क्वेश्चन बचते हैं, तो हम ये तीनों क्वेश्चन ओवर कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि राम अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एक्स ड्यू टू होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस एज एमडी इन इट्स होल्डिंग कंपनी। तो एक्स में भी डायरेक्टर है और होल्डिंग में भी है, ठीक है। तो आप किसी कंपनी में एमडी या मैनेजर हो तो आप दूसरी कंपनी में एमडी बन सकते हो, ठीक है। तो इस राम हैव बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एक्स ड्यू टू इज होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस एज एमडी इन इट्स होल्डिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो एक्स की होल्डिंग जो है वो एबीसी है, ठीक है, और एक एक्स है, और एक्स में वो डायरेक्टर है और होल्डिंग में वो एमडी है। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम राम वॉज ऑफर्ड बाय HXL, राम वॉज ऑफर्ड बाय HXL लिमिटेड टू ज्वाइन द कंपनी। तो राम को ऑफ़र आया HXL लिमिटेड से कि आप कंपनी को ज्वाइन करो एज मैनेजरियल पर्सनल। तो किसी कंपनी में एमडी मैनेजर हो तो दूसरी कंपनी में एमडी बन सकते हो। तो एक अच्छे वैकेशन को अपॉइंट करें। ही वॉज ऑफर्ड द सीट पोजीशन ऑन द टर्म दैट ही हैज़ टू रिसाइन। तो उसका जो है ही वॉज ऑफर्ड द सीट पोजीशन ऑन द टर्म दैट कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा एबीसी से। राम ने सर्व करा नोटिस इन राइटिंग, देखो राइटिंग में दिया है कंपनी को, नोटिस इन सर्व द नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी बाय मेल एंड थ्रू पोस्ट टू इज रजिस्टर्ड ऑफिस। हिज नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन स्पेसिफाइड द डेट। देखो 1 तारीख को तो चलो इन्होंने दिया और डेट दे के रखी 15/2, तो ड्यू टू प्रेशर उसने कंपनी ज्वाइन कर ली 13/2 को। तो सी अब समझो, विच एवर इज़ लेटर तो वो तो 15/2 हो जाता है, ठीक है। अगर आपको जल्दी मिल गया तो बात ख़त्म है, लेट मिल गया तो लेट ही जाएगा। तो ऐसे कैसे आप ज्वाइन तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब इसे ये भी है कि समझो राम को डायरेक्टर एक्स में अपॉइंट किया है ड्यू टू हिज होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस ऑफ एन मैनेजिंग डायरेक्टर इन दी होल्डिंग कंपनी एबीसी। क्योंकि तुम वहाँ पे हो इसलिए तुमको इधर अपॉइंट किया है, तो इसमें 167 आ जाता है। तो क्या लिखा है 167 में कि पर्सन अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। कि आप जो है ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट होल्ड करते थे एसोसिएट सब्सिडियरी या होल्डिंग में, उसके वर्च्यू से आपको इधर मिल रहा है और वहाँ से आप सीज हो रहे हो, तो यहाँ से भी आपको वेकेशन करना पड़ेगा। तो आपको जो है एक्स से भी वेकेट करना पड़ेगा। और अगर आप फिर भी फंक्शन करते हो तो ऐसे केस में अब तो जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की है, ठीक है, पेनल्टी। तो जब बात आती है रेजिग्नेशन की, तो ठीक है, आप रेजिग्नेशन जो दिया है कंपनी डायरेक्टर ने, ठीक है, तो डायरेक्टर में रिज़ाइन, आपकी इच्छा, आप रिज़ाइन कर सकते हो, पर आपको राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा। बोर्ड को कंपनी को जैसे रिसीव होगा वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगा, वो ये इंटीमेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये बोर्ड इंटीमेट जो रजिस्ट्रार को करेगा वो DI-12 में करेगा और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी इसको पोस्ट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ फैक्ट के साथ कि रेजिग्नेशन क्यों हो रहा है। और डायरेक्टर भी जो है रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगा 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन और DR-11 देगा। और रेजिग्नेशन जो है इफ़ेक्ट कब होगा कि जब आपको नोटिस रिसीव हुआ या डेट जो भी लेटर है। अब समझो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि वो जो है रिज़ाइन कर रहा है एबीसी से, ठीक है।
तो उसने ये नहीं बोला कि एक्स से भी रिज़ाइन कर रहा है, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रावेंशन हो गया 167 का एटलीस्ट, और जो है ऐसे केस में उसको पनिशेबल है वो, ठीक है। फिर दूसरा, अकॉर्डिंग टू 168 रजिस्ट्रेशन की वो इफ़ेक्टिव डेट क्या होगी, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव डेट क्या होगी कि जब नोटिस भेजा, ठीक है, तो नोटिस भेजा और जो डेट है, तो ऐसे केस में 15 तारीख होनी चाहिए। तो इसके पहले ज्वाइन करना कोई वैलिड नहीं है। और अगर 172 ये सेक्शन नहीं बोलता है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है तो कंपनी और एवरी ऑफिसर को पेनल्टी तो लगेगी। तो देखो इधर बात क्या है कि अगर आपने रेजिग्नेशन का कॉन्ट्रावेंशन किया, ठीक है, तो 172 की पेनल्टी लग जाएगी, तो 172 की बात आ जाती है। रेजिग्नेशन का कॉन्ट्रावेंशन तो हो ही जाएगा। और साथ ही साथ जो है एक अपन ने बात करी कि वो डायरेक्टरशिप भी जो है एक्स में होल्ड नहीं कर पाएगा, तो 167 की भी उसको पेनल्टी लग जाएगी, 172 की भी लग जाएगी, ठीक है। तो एक्स के अंदर डायरेक्टरशिप तो नहीं होल्ड कर सकता। और जो जॉइनिंग है, जॉइनिंग भी गलत करी है, तो ऐसे केस में इधर 172 की भी पेनल्टी लग गई। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जो मिस्टर फॉर्चून है वो डायरेक्टरशिप होल्ड करता है फॉलोइंग कंपनीज में, तो पब्लिक है, प्राइवेट है, सेक्शन 8 है, सी। तो 4, 10, 2, तो बोलने को तो 16 है पर है सिर्फ 14, ठीक है। फॉर्चून फर्दर रिसीव ऑफर फ्रॉम 7 पब्लिक कंपनी, 6 प्राइवेट कंपनी और 2 कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ठीक है। तो 7 पब्लिक कंपनी और 6 प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो देखो पहले 4 पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी है 10 और 2 सेक्शन 8 है। फर्दर जो है 7 पब्लिक कंपनी हो गया, 6 प्राइवेट कंपनी हो गया और 2 सेक्शन 8 कंपनी हो गया, ठीक है। ही वॉन्ट टू टेक अप द मैक्सिमम परमिसेबल डायरेक्टरशिप, तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम परमिसेबल कितना है, तो उसका प्रेफरेंस जो है पहले पब्लिक कंपनी है। तो अगर तुम्हारा प्रेफरेंस पब्लिक कंपनी है तो समझो 14 कंपनीज में तुम हो, ठीक है। पब्लिक कंपनी में तुम 6 और हो सकते हो, तो आप एटलीस्ट 6, मैक्सिमम 6, ठीक है, मैक्सिमम 6 पब्लिक कंपनी में आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। 10 की लिमिट से भी देखें तो 6 मैक्सिमम है, 20 की लिमिट से भी देखें तो 6 मैक्सिमम है। पर अगर फिर उसका प्राइवेट, अगर आपका प्रेफरेंस प्राइवेट कंपनी है, देखो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, तो इसको अपने को इंडिविजुअली नहीं देखना है, हमको टोटलिटी में देखना है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो जब आपकी पब्लिक लिमिटेड हो गई है पूरी, तो अगर आपने 6 पब्लिक लिमिटेड सिलेक्ट करी तो आपका 10 पब्लिक कंपनी भी हो जाएगी, टोटल कंपनीज आपकी 20 भी हो जाएगी। अब प्राइवेट कंपनी तो आप होल्ड कर ही नहीं सकते, प्राइवेट कंपनी आप होल्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका 20 का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। और कंपनी सेक्शन 8 में जो रजिस्टर्ड है, तो आपको तो वो जितनी लेनी है लो, तो 2 मोर कंपनी है तो आप वो 2 मोर कंपनीज भी ले लो। और एक आखिरी क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन चलो करते हैं। XYZ जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, चलो ठीक है, पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है, टर्नओवर 50 करोड़ है, तो 10, 50, 100 ना, तो अभी तो उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया तो पूरा तो नहीं करा, ठीक है। नहीं, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया पूरा कर दिया पेड अप कैपिटल के कारण। तो ऐसे केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट 2 और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 13 है, ठीक है, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस अगर XYZ सीज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 3 कंटिन्यूस ईयर। अगर आप जो है कंपनी, अगर आप सीज टू फुलफिल द क्राइटेरिया और कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आप 3 साल तक कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो है यू विल बी सीज टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो वो एलिजिबिलिटी या 3 साल से अगर आप कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो तो आप फिर अपॉइंट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर आप तभी अपॉइंट करो जब कंडीशन पूरी हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर सीज टू फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन, 3 साल से आप कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन अनटिल सच टाइम इट मीट्स एनी कंडीशन। तो 3 साल से आप कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो तो आपको ये प्रोविज़न कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल जो है जब आप पहले कंडीशन पूरी कर दो, एनी ऑफ सच कंडीशन। तो क्या लिखा हुआ है कि कंपनी वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, कंपनी सीज टू फुलफ़िल, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही है एनी ऑफ द कंडीशन, वो कंडीशन पूरी नहीं कर पा रही है, ठीक है। और आप बाकी 3 तो कर पा रहे हो, नहीं सॉरी 3 साल से आप कोई सी भी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हो, देन जो है जब कंडीशन से नहीं पूरी कर पा रहे हो कुछ भी,
देन इट शैल नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस अनटिल, जब आपने कोई सी भी कंडीशन है कंप्लाई कर ली तो, ठीक है, एनी ऑफ कंडीशन कंप्लाई कर ली तो। फिर लिखा हुआ है कि इफ़ सपोज XYZ लिमिटेड अगर वो डोरमेंट कंपनी होती, ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप का, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है क्या लिखा हुआ है कि डेजा वू डोरमेंट कंपनी होली ओन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर, तो इन पे तो एप्लीकेबल नहीं है। डोरमेंट कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू फुलफिल एनी द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो इस तरीके से हमने जो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के क्वेश्चंस करे हैं। सी एक वो जो पर्टिकुलर पोर्शन था वो पोर्शन यूट्यूब से तो हट गया है, वो वीडियो अब तो शूट होने से रहा, शूट इन द सेंस वो रिकॉर्ड होने से रहा, तो ठीक है, आप पहला वीडियो तीसरा वीडियो से आप समझ जाओगे कि दूसरे वीडियो में क्या क्या मिस हो गया था, वो आप खुद से पढ़ लेना। और इस तरीके से हमने एक और किया है। अब हम जो है मीटिंग्स करेंगे, मीटिंग्स के बाद फिर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन आते हैं, वो भी है वो करना है तो वो भी कर लेंगे। IBC के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जो है अब हम जो है मीटिंग से करेंगे, या तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बढ़िया पढ़ो वढ़ो और ये वीडियोस देखो। वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल CTV, ठीक है। बाय।